Hello students, this is a part 2 of biological classification. In the previous video segment we talked about taxonomy, types of classification, rules of nomenclature and many more. And in this video segment we are going to start with the history of taxonomy. So let's get started. Now the first thing here is Aristotle. Father of biology, father of zoology is Aristotle. He classified plants on the basis of morphological characters. अब इन्होंने क्या करा था, morphological characters जो होते हैं external appearance वाले characters, उसके basis पे प्लांट्स को 3 तरह से डिवाइड करा था और उनकी ग्रोथ हैबिट जो होती है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करा था. तो ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स जो होते हैं उनके अंदर उन्होंने डिवाइड किया था. उसके बाद आए थे थियोफ्रेस्टस, उनका टाइम 371 से 287 बिफोर क्राइस्ट, और इन्हें फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टेक्सोनॉमी और फादर ऑफ बॉटनी दोनों कहा जाता है. थियोफ्रेस्टस और एरिस्टोटल दोनों ही ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसोफर्स थे. थियोफ्रेस्टस ने एक बुक लिखी थी प्लांट्स के ऊपर जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम. इन्होंने प्लांट किंगडम को 3 नहीं बल्कि 4 ग्रुप्स में डिवाइड करा था और ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हैबिट पर उन्होंने फोकस किया था. और इन्होंने ट्रीज, श्रब्स, अंडर श्रब्स और हर्ब्स के अंदर डिवाइड किया था. तो अंडर श्रब्स एक न्यू कैटेगरी उन्होंने यहाँ पर ऐड की थी. फिर उसके बाद इनका जो क्लासिफिकेशन था वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था. आर्टिफिशियल हमने समझ लिया था कि क्या होता है. इन्होंने टर्मिनोलॉजीज दी थी एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल. प्लांट्स की लाइफ साइकिल के हिसाब से इन्होंने टर्मिनोलॉजीज भी दी थी. फिर उसके बाद आए थे कैरोलस लीनियस. कैरोलस लीनियस का जो रियल नेम था वो कार्ल वॉन लिन था. उन्होंने लैटिन लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क किया था और उन्होंने अपना नेम जो था कैरोलस लीनियस जो था उसको कन्वर्ट कर दिया था और उसके बाद उन्होंने कार्ल वॉन लिन अपना नाम बना लिया था. वो एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे और इन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी और फादर ऑफ एनिमल टेक्सोनॉमी कहा जाता है. लीनियस ने 2 किंगडम सिस्टम जो था क्लासिफिकेशन का वो भी दिया था और उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांट्स और एनिमल्स 2 ग्रुप यहाँ पर बताए थे कि एक होता है किंगडम प्लांटी और दूसरा होता है किंगडम एनिमिलिया. हालांकि ये आज की अगर हम डेट में देखें तो इसको हम नहीं मानते. हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के ऊपर फोकस करते हैं. 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने डिस्कार्ड कर दिया है. नेक्स्ट है हमारे पास, फिर बात आती है बेंथम एंड हुकर के बारे में. तो उनका पूरा नाम था जॉर्ज बेंथम. 1800 से 1884. जोसेफ डेल्टन हुकर 1817 से 1911. दोनों ही बेंथम और हुकर जो थे वो रॉयल बॉटनिकल गार्डन से रिलेटेड थे. ये ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि बॉटनिकल गार्डन में वर्क कर रहे थे एज अ क्यूरेटर. क्यूरेटर वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस बन चुके हैं. उन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम जेनेरा प्लांटेरम था. उनकी बुक में दोनों ही साइंटिस्ट ने बिगेस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था स्पर्मेटोफाइटा के लिए. स्पर्मेटोफाइटा ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड्स पाई जाती है. तो ये उनकी डेफिनेशन थी. उन्होंने डिवीजन कुछ इस तरह से की थी कि स्पर्मेटोफाइटा जो होते हैं उसमें 202 फैमिलीज होती है. फिर उसको 3 क्लासेस में डिवाइड करा, डाइकोटिलेडोनी, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलेडोनी. और इसमें इन्होंने क्या करा कि बताया कि यहाँ 165 फैमिलीज होती हैं, यहाँ 3 फैमिलीज होती हैं, यहाँ 34 फैमिलीज होती है. तो इस तरह से उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था. मेरिट्स थे जो इनके क्लासिफिकेशन के थे. मेरिट्स यानी कि एडवांटेजेस या फिर सही जो पॉजिटिव पॉइंट्स थे वो कुछ इस तरह थे यहाँ पर कि उनका जो क्लासिफिकेशन था वो नेचुरल था. दूसरी बात ये थी कि इनकी क्लासिफिकेशन में वो मेनली बेस्ड था फ्लोरल कैरेक्टर्स के ऊपर. यानी कि ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल रहा क्योंकि जो फ्लोरल कैरेक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बजाय. वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में रूट, स्टेम्स एंड लीव के कैरेक्टर्स आ जाते हैं. तो फ्लोरल कैरेक्टर ज़्यादा स्टेबल होते हैं इसलिए उन्होंने भी चूज करा और उनका ज़्यादा अच्छा था. इसी वजह से सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन दिया था. ऑल्दो इट इज़ नॉट द बेस्ट क्लासिफिकेशन, हालांकि ये बेस्ट क्लासिफिकेशन नहीं था, फिर भी उसमें जो अरेंजमेंट था हर्बेरियम शीट्स का, हर्बेरियम के ऊपर बेस्ड जो रहता है वो बहुत कुछ सिंपलर था. और मेन रीज़न यही बनाते हैं उसकी जो सिंप्लिसिटी थी, इसी वजह से वो ज़्यादा ठीक था. और जो क्लासिफिकेशन था वो एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड था. डीमेरिट्स कुछ इस तरह थे उनके कि इनके क्लासिफिकेशन में जो फाइलोजेनी होती है प्लांट्स की उसको कंसिडर नहीं किया गया. फाइलोजेनी पर कोई फोकस नहीं था. बिकॉज इन इट जिम्नोस्पर्म्स आर प्लेस इन बिटवीन डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स. क्योंकि अगर जिम्नोस्पर्म्स को देखा जाए तो वो डाइकोट्स और मोनोकोट्स के बीच में आते. तो जो सीक्वेंस था इवोल्यूशन का वो कुछ इस तरह होना चाहिए था. फाइलोजेनी कहती है जिम्नोस्पर्म, फिर डाइकोट्स, फिर मोनोकोट्स. तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी कि इन्होंने फाइलोजेनी ऑफ प्लांट्स को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करा था और उन्होंने कुछ अलग टाइप से क्लासिफिकेशन को बना लिया था. नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारे A.W. इकलर. इकलर जो थे उन्होंने फर्स्ट कहना चाहिए फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था प्लांट किंगडम का. इनका जो क्लासिफिकेशन था यानी इकलर का जो क्लासिफिकेशन था वो लिटिल फाइलोजेनेटिक था, बहुत कम फाइलोजेनेटिक था. हालांकि प्लांट किंगडम को उन्होंने 2 सब किंगडम्स में डिवाइड किया था. पहले थे क्रिप्टोगैमिया, दूसरे थे फेनेरोगैमिया. क्रिप्टोगैमिया ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट विजिबल. फेनेरोगैमिया ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें सेक्स ऑर्गन्स आर विजिबल, जिसमें ये विजिबल है. फिर उसके बाद यहाँ जो क्रिप्टोगैमिया उसमें 3 डिविजन्स में डिवाइडेड थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा. इधर देखा जाए तो 2 डिविजन्स थे, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स. ये दोनों ही चीजें जो
तो एक तरह से देखा जाए तो जो इकलर ने प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया था उसमें 5 डिविजन थे टोटल मिला के, और उसको एक ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन में जमाया था। वो कैसा है, थैलोफाइटा सबसे पहले, फिर ब्रायोफाइटा, यहाँ से देख सकते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और लास्ट में एंजियोस्पर्म्स। तो एक तरह से उन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ पर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का आइडिया यूज किया था, तो कई हद तक इनका क्लासिफिकेशन सही था। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो थे ऑसवर्ल्ड टिप्पो थे। ऑसवर्ल्ड टिप्पो ने बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था प्लांट किंगडम में, और उनका जो क्लासिफिकेशन था वो कंप्लीट क्लासिफिकेशन था प्लांट किंगडम के लिए। मोस्ट एक्सेप्टेबल भी इन्हीं का था, सबसे ज़्यादा माना जाता था। और जो प्लांट किंगडम इनका डिवीजन था कुछ इस तरह था। इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो सबसे पहले देखा था, और सब किंगडम में 2 बार डिवाइड करा था। पहले थे थैलोफाइटा, दूसरे थे एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा ऐसी प्लांट्स होते हैं जिनमें एम्ब्रियो एब्सेंट होता है, तो थैलोफाइटा में एम्ब्रियो एब्सेंट होता है, और उसमें उन्होंने 10 डिविजन बताए थे। एम्ब्रियोफाइटा ऐसे प्लांट जिसमें प्लेस करे गए थे जिसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद उसको फिर से 2 में डिवाइड करा ऑन द बेसिस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, किस तरह से वेस्कुलर टिश्यू उनमें, उस हिसाब से उन्होंने 2 डिवीजन फिर से डिवाइड करे। पहला था यहाँ पर ए ट्रैकीटा और दूसरा था ट्रैकियोफाइटा। ए ट्रैकीटा का मतलब होता है नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, वहीं ट्रैकियोफाइटा का मतलब होता है वेस्कुलर प्लांट्स, जहाँ पर वेसल्स प्रेजेंट है, वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है कहना चाहिए। तो ये था ऑसवर्ल्ड टिप्पो का क्लासिफिकेशन। 7th नंबर पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम है जिनका नाम था R.H. विटेकर, जिसको अभी तक हम फॉलो करते हैं। 1969 की बात थी, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये जो किंगडम्स थे यहाँ पर उन्होंने उसको डिफाइन किया था, और उसमें जो नाम उन्होंने दिए थे वो कुछ इस तरह थे। पहला मोनेरा था, दूसरा प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई था जिसको उन्होंने माइकोटा कहा था, उसके बाद 4th प्लांटेई था, और 5th एनिमेलिया था। और टिल डेट हम लोग यही वाला R.H. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यूज करते हैं। तो इनका जो मेन क्राइटेरिया था जिसको इन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए यूज करा था, उसमें जो क्राइटेरिया उन्होंने यूज करे थे वो कुछ इस तरह थे। पहला था सेल का स्ट्रक्चर, कि कैसी कॉम्प्लेक्सिटी सेल की है। दूसरा उन्होंने देखा था थैलस ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी एक ऑर्गेनिज्म पाई जाती है, या हम उसको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है सेल से टिश्यू बनना, टिश्यू से ऑर्गन बनना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनना, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म का बनना, ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। थर्ड उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे फोकस करा था, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक जो भी हो। फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन, उसकी लाइफस्टाइल, और लास्ट में उन्होंने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पर फोकस किया था। तो ये इनके क्राइटेरिया थे जिसके बेसिस पर उन्होंने क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर 5 किंगडम जो है वो शोन है कि यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है ड्यूरिंग इवोल्यूशन उसको देख रहे हैं। इस डायग्राम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है। यहाँ किंगडम मोनेरा शोन है। अब किंगडम मोनेरा कीमोसिंथेसिस शो करता है, यानी कि एक तरह से यहाँ जो केमिकल चीज़ें होती है उसके थ्रू वहाँ पर वो अपने फूड का सिंथेसिस करता है। ये एक तरह का प्रोकैरियोट होता है। मैं बाद में प्रोकैरियोट को भी डिटेल में बता दूंगी, अगर वैसे हमने पहले पढ़ा होता है प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के होते हैं, पर फिर भी यहाँ पर हम अभी सिंपली समझ रहे हैं। तो ये किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोट्स होते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल की बात की जाए तो फिर उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा जो होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं। अब उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म देखी जाए तो जो प्रोटिस्टा और मोनेरा वाले होते हैं वो दोनों ही यूनिसेल्युलर होते हैं। वहीं ये जो ऊपर वाले 3 बताए गए एनिमिलिया, फंजाई और प्लांटेई, ये तीनों ही मल्टीसेल्युलर होते हैं। अब क्या होता है यहाँ पर, जो किंगडम प्लांटेई होता है वहाँ फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। इसका मतलब अगर वो फोटोसिंथेसिस करते तो वो खुद का खाना खुद बनाते होंगे, तो उसको ऑटोट्रॉफी कहा जाता है। इसी वजह से वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। किंगडम फंजाई को देखा जाए तो ये लोग ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन करते हैं खाने को। ये ना ही फोटोसिंथेसिस करके बनाते हैं ना ही सीधे खा लेते हैं, बल्कि एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। इसी वजह से ये भी हेटरोट्रॉफी के अंदर आते हैं, यानी कि खुद का खाना खुद नहीं बना पा रहे हैं। और इसी वजह से इन्हें जो कहा जाता है एक तरह से ये डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स एब्जॉर्प्शन शो करते हैं क्योंकि। अब उसके बाद जो किंगडम एनिमेलिया आता है उसकी बात की जाए तो ये इंजेक्शन शो करते हैं, यानी सीधे सीधे खाने का इंटेक करते हैं। इसी वजह से खाने का इंटेक करने की वजह से ये ऑटोट्रॉफ्स तो नहीं होते, हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, हेटरोट्रॉफ्स जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। इसी वजह से हम इन्हें कंज्यूमर्स कहते हैं और हम लोग किंगडम एनिमेलिया के अंदर ही आते हैं। तो एक छोटा सा डायग्राम था जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक तरह से डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन भी शोन है। तो ये चीज़ यहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे